गवर्नमेंट की बजट में कुल टैक्स जो लगती है वो 5 लाख करोड़ से कम है। और आप देख रहे हैं कि आज हर डील में इतनी बड़ी नुकसान हो रही है कि हम यदि इस सारे साधन को हम नीलाम करते तो टैक्स की जरूरत भी नहीं होती। सिर्फ टैक्स की नहीं होती, सब्सिडी में भी कोई समस्या नहीं होती, परियोजना बनाने में भी कोई समस्या नहीं होती। यूपीए सरकार, मैं कह सकता हूं कि आज दुनिया के सबसे भ्रष्ट सरकार है। और जितना यहां घोटाला हुआ है उससे कई यूपीए के नेतागण बहुत समृद्धशाली हो गए, अमीर हो गए। टारगेट सब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मनमोहन सिंह को अकेला प्रधानमंत्री होने के कारण उसको टारगेट करना, ये मैं सहमत नहीं हूं। मनमोहन सिंह के ऊपर एक और बड़ी अधिकारी हैं, उनका नाम है सोनिया गांधी। और इसीलिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों को इस्तीफा देकर जाना चाहिए। सोनिया गांधी को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एनएसी में मंत्री पद मिली है। वो सरकारी नौकर है, जैसे प्रधानमंत्री भी हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मनमोहन सिंह को निशाना बनाना आसान है, वो जवाब दे नहीं सकता, वो तो वैसे ही चुप बैठे रहता है। निशाना बनाना चाहिए सोनिया गांधी को, क्योंकि असली ताकत उसी की है। और मैं जानता हूं कि दोनों में, कोयले में भी, स्पेक्ट्रम में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राजा को कि तुम नीलाम करो। राजा ने बात को ठुकरा दी। किस हिम्मत पर? कि सोनिया गांधी ने राजा की रहनुमा बनने के कारण उसने ठुकराई। और सबसे बड़ा हिस्सा स्पेक्ट्रम की घोटाला में जो रिश्वत मिली है उसमें सोनिया गांधी को सबसे ज्यादा मिला। 60% जो रिश्वत की पैसा थी वो उसको मिली। आज सोनिया गांधी को दुनिया में चौथा नंबर अमीर राजनीतिज्ञ मानते हैं, लेकिन अब नंबर 2 हो गई, क्योंकि जो इसके पहले 2 थे, एक था गद्दाफी, वो मर गया, और दूसरा था वो इजिप्ट का मुबारक, वो तो जेल में चले गए ना, उसकी सारी संपत्ति की जब्त हो गई। तो इसीलिए आज नंबर 2 रैंक में है, और ये थोड़े दिन में नंबर 1 नहीं हो जाएगी। ये इतनी गरीब परिवार से आई कि इसको नौकरी करने के लिए लंदन में जाकर के नीच काम करना पड़ा। और आज हमारे देश की लूट करके दुनिया के नंबर 1 बनने वाली राजनीतिज्ञ हो गई अमीरी दृष्टि से। तो मैं ऑपोजिशन से भी ये कहता हूं कि सिर्फ मनमोहन सिंह का नाम लेने से ठीक नहीं है, सोनिया गांधी का नाम भी साथ ही साथ लेना चाहिए। मनमोहन सिंह का एक ही दोष है कि वो ये सारा होते हुए देखते रह गया, विवश हो गया। जैसे भीष्माचार्य द्रौपदी की वस्त्रहरण में देखते रह गए, विवशता के आधार पर। मैं मांग करता हूं कि इन सारे घोटालों पर कार्रवाई हो और उस कार्रवाई की देखरेख सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए। यदि ये सरकार इस बात को नहीं मानी तो मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस डालूंगा, जैसे 2G में डाली थी, और सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि सीबीआई आपके देखरेख में इस पर कार्रवाई करे और इन सब लोगों को जेल भेजना है। पहली बात यह है मुझे कहने का। दूसरी बात है
कि पाकिस्तान की आईएसआई ने जाली नोट के आधार पर हमारे देश में बड़े पैमाने में उपद्रव पैदा करने के लिए प्रयास कर रही है। जो बेंगलोर में हुआ, जो बल्क एसएमएस भेजे गए थे, वो पाकिस्तान की आईएसआई के इशारा पर हुआ। जो बोडोलैंड के साथ मारकाट हुई असम में, वो भी पाकिस्तान से प्रभावित बांग्लादेशियों ने किया। पहला कदम भारत सरकार को उठाना है कि जो भी हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश छोड़कर आया उसको तुरंत यहां रहने की अनुमति मिलनी चाहिए। भले उनको शरणार्थी घोषित करें ना करें वो महत्व नहीं है, परंतु उनको हमारे देश में रहने की अनुमति होनी चाहिए। और दुनिया में जहां भी हिंदू है वो हमारे देश में कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हिंदू निशाने पर है। क्रिश्चियन और मुस्लिम हिंदुस्तानी जो बाहर हैं उनको किसी ने निशाना नहीं बनाया, लेकिन हिंदुओं का हाल अनेक देशों में बुरा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि भारत ऐलान करें कि जो भी हिंदू कहीं भी है वो आखिर में कभी भी हिंदुस्तान आ सकता है। दूसरा है कि जब हमारी देश की विभाजन हुई और ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने एक विधि पास कराई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जिसके आधार पर हिंदुस्तान से एक टुकड़ा निकाल करके पाकिस्तान बनाया गया। और उस समय अंग्रेजों ने कहा कि बहुत मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू के साथ रहने नहीं चाहते और उनकी सुरक्षा के लिए हम पाकिस्तान पैदा कर रहे हैं। जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गई है, वो समय एक पाकिस्तान बनी थी। अब ये बनने के बाद मुसलमान, उस देश के मुसलमान हमारे देश में वापस आ गए हैं, यानी मुसलमान हिंदू के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा, बांग्लादेश का 1/3 हिस्सा आज हिंदुस्तान में वापस आ गया है। तो हमें बांग्लादेश से कहना चाहिए अपने नागरिकों को वापस ले जाओ, वरना तुम्हारे देश के 1/3 हिस्सा जमीन हमें वापस लौटा दो। और यदि नहीं लौटाते तो हमें अपनी सेना को भेज करके 1/3 हिस्सा लेना चाहिए। उसका आसानी रास्ता होगा कि बंगाल और आसाम के बीच में जो बांग्लादेश है उसके सिलेट से लेकर खुलना का एक लकीर खींचोगे तो उसका जो जमीन ऊपर का जमीन है वो 1/3 है। हम इसको अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में बड़ा अन्याय हुआ है हिंदुओं के साथ। कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को भगाकर आज वो रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। बोडोलैंड में वहां हिंदू भक्त बोडो जनता के साथ अन्याय हुआ है और हम तो कहीं भी नहीं पसंद करेंगे कि किसी के साथ हो, मुसलमान के साथ भी नरसंहार नहीं होना चाहिए, पर तो हिंदू के साथ हूं हम चुप रहें, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से वो लाभदायक नहीं है। ये मैं समझता हूं कि बड़ा बुरा डेवलपमेंट है, उसको ठीक करने के लिए मैंने ये कहा। अब जो सवाल आप पूछने जाएंगे हम जवाब देने के तैयार हैं। आपने तो सीए कि ऐसा अगर होता तो ऐसा होता, जैसे तुझी में भी हुआ, जैसे इसमें भी हुआ, तो हमने उनसे कि सीए जी ने जो बोला वही सही और उसी प्रकार से होना चाहिए था। देखिए, सीए जी की रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो उसमें यह है कि सरकार ने जैसे कोल का ब्लॉक्स थे, माइनिंग का,
उन्होंने जिस क्राइटेरिया में किसको दिया और किस दाम पर दिया, या एयरपोर्ट के लिए जो लाखों यानी हजारों एकड़ जमीन दी गई, किस दाम पर दिया, उसका दाम कितना था और किस दाम पर दिया। नीलाम होने का जो रास्ता थी, व्यवस्था थी, उसको क्यों नहीं अपनाया, ये सब तो जांच का विषय है। सीएजी ने यह नहीं कहा कि अगर ऐसा होगा तो वैसा, अगर वैसा होगा। उन्होंने कहा कि नीति बनी है कि नीलाम होनी चाहिए। आप सरकारी प्रॉपर्टी जो एक प्रकार से पब्लिक की ट्रस्ट में है, उसको आपने प्राइवेट पार्टी को कमर्शियल काम के लिए, व्यापारिक कारण से आपने दी, तो क्यों नहीं आपने मार्केट प्राइस में नहीं दिया? क्यों आपने जिनको पसंद किया उनको दिया? 2G में भी तो यही प्रॉब्लम था। आपने 2001 के स्पेक्ट्रम दाम पर चुने हुए लोगों को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के नाम पर दे दी। क्यों नहीं नीलाम किया? क्यों नहीं आपने 2008 के दाम नहीं थे किया? लाइसेंस कैंसिल हो गए, नीलाम होने वाली है। अब सरकार कहती है 7 लाख करोड़ रुपए की रेवेन्यू आने वाली है, यानी सीएजी का 1.976 लाख करोड़ भी अंडर एस्टिमेट है। अब कपिल सिब्बल से पूछना चाहिए, भाई तुम जीरो कह रहे थे, क्या तुम्हारी मजबूरी थी कि तो जीरो से आगे आप गिन नहीं सकते थे, इसीलिए आपने जीरो कहा? नहीं तो आज क्या है, वो टेलीकॉम मंत्रालय उनके पास है, वो टेलीकॉम मंत्रालय के बयान आई है कि 7 लाख करोड़ रुपए नए नीलाम से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये सीएजी रिपोर्ट आधार है। सीएजी रिपोर्ट निर्णय के, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कहता हूं उसमें जो आंकड़े हैं, जो तथ्य हैं, उसको लेकर केस बनाएंगे, जैसे हमने 2G में बनाया। 2G सीएजी पर बनी है। 2G में हमने जो तथ्य और आधार है उसको लेकर के हमने कोर्ट में अपना तर्क पेश की थी। लेकिन क्या हुआ 2G में? बाद में तो न्याय तंत्र में भी प्रश्न उठे। 2G के जो भी आरोपी है वो तो अभी जमीन पर छूट गए। आपकी मुझे लगता है बहुत साल अफ्रीका में रहे हैं हम। लोकतंत्र, मैं बता रहा हूं आपको, लोकतंत्र में है कि चार्जेस फ्रेम होने के बाद सबको बेल देना है। तो बेल हो गई, अब उसको छूट गए कहते हैं, तो इसके माने आपको लोकतंत्र विधि व्यवस्था पता नहीं है। तुम अफ्रीका में रहे होंगे, कई गुजराती जो आते हैं, युगांडा, ईदी अमीन के राज से आते हैं। ये आप आरोप लगा रहे हैं या आपके सामने कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि आपका समझ गलत है। आप जाकर दोबारा ट्रेनिंग लीजिए थोड़ा, मतलब संविधान पढ़िए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़िए। चार्जेस फ्रेम होने के बाद किसी को जेल में नहीं रखना है, वो बेल में है। और अब ट्रायल चल रही है, दिसंबर एंड से ये सब वापस अंदर जाएंगे। मैं इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे तनख्वाह आप नहीं देते हैं ये भ्रष्टाचार का यानी मुकाबला करने के लिए। कांग्रेस को कौन रोक रहा है? कांग्रेस के पास सीबीआई है, कांग्रेस के पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, सबको तनख्वाह मिल रही है। मैं अकेला सबका करूंगा? ये तो बड़ा विचित्र है। तो सरकार मुझे दे दो, मैं कर दूंगा जहां भी मुझे आरोप मिलेगी। ये तो बड़ी, सरकार अपने ऊपर नहीं करेगी ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैं कर रहा हूं। आप मानते हैं कि आप विपक्ष का काम कर रहे हैं, जो बीजेपी हो रही है, इसको विरोध उठाना? मैं कहा विपक्ष के काम कर रहा हूं, मैं तो देश का काम कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस अपने ऊपर केस नहीं डालेगी, इसीलिए मैं केस डाल रहा हूं। कांग्रेस को कोई नहीं रोक रहा बीजेपी पर केस डालने के लिए। स्पेक्ट्रम में जब बात चल रही थी तो वो
एडवोकेट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि स्वामी क्यों नहीं एनडीए के बारे कहते हैं। मैंने कहा तुम क्या हो, और मैं विरोध नहीं करूंगा। उन्होंने कहा पूछताछ हुई अरुण शौरी की, पूछताछ हुई जसवंत सिंह की, और क्या सीबीआई ने कहा है क्लीन चिट, ये अखबार में आया ना। तो फिर मैं कहां रोक रहा हूं? देश का काम कर रहे हैं। मैं देश का काम कर रहा हूं, परंतु मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे पास सीबीआई मुझे सौंप दो, मैं कल बीजेपी पर भी केस डाल दूंगा। आपके साथ रामदेव और अन्ना भी हो सकते हैं, अगर ये भी देश का काम करते हैं। मैं अन्ना तो हो सकते हैं, परंतु अन्ना टीम अन्ना नहीं हो सकती, ये सब नक्सलाइट लोग हैं, मैं नहीं उनके साथ रह सकता। मैं देशभक्तों के साथ ही रह सकता हूं, और रामदेव हमारे साथ है और शुरू से है। मेरी अप्रोच दूसरा है कि आज के कानून व्यवस्था में ही हम कार्य कर सकते हैं। अन्ना के टीम का कहना है जब तक जन लोकपाल बिल नहीं बनेगी पार्लियामेंट में तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये मैं सहमत नहीं हूं इससे। ब्लैक मनी कब वापस आ सकता है? सरकार होगी या आज की सरकार मुझसे सलाह मांगेगी, मैं कहूंगा अध्यादेश निकालो कि जो भी हिंदुस्तानी के अकाउंट्स हैं विदेशों में, इन देशों में जहां सीक्रेट बैंकिंग होती है, जैसे स्विट्जरलैंड है, केमन आइलैंड है, मकाओ है, ऐसे इन देशों में जिस भी भारतीय के अकाउंट हैं वो राष्ट्रीयकृत अकाउंट हो गए हैं, उन्हें उसकी राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, नेशनलाइज कर रहे हैं। और यदि कोई सिद्ध कर दे कि हम जायज रूप से विधि अनुसार बैंक अकाउंट खोली है, जो पैसा जमा की है वो भी हमारी यानी कमाई हुई तनख्वाह से है या हमारी कमाई हुई पैसे से है, उस अकाउंट को वापस कर देंगे, बाकी को नहीं करेंगे। ऐसा होगा तो कल आपको सारा काला धन मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 70 लाख करोड़ रुपए। बजट में टैक्स कितना है? 5 लाख करोड़ रुपए। 14 साल के लिए टैक्स माफ। यस सर। आर यू अ प्रेसमैन? हाँ, गॉन। अब नेता लगते हैं इसलिए मैंने। यस यस, मोर रिस्पॉन्सिबल, एटलीस्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल। Yes. No, done. Yes. I have, without evidence I never talk. Why should I? I will tell the court, who are you to ask me for evidence? The court I will give. When I go to the court, I will give. I am making an allegation, you can ignore it. I am telling you on the basis of the fact that I have a track record that all my allegations have been finally proved to be right. I have not made one allegation which has been proved to be wrong. But I am giving you a preview that Sonia Gandhi is corrupt and has a hand in every deal in our country. And she has got 1 lakh crore rupees, equivalent of 1 lakh crore rupees, that is about $20 billion. In foreign bank accounts. सर, आपने चिदम्बरम पर एलिगेशन लगाए तो उनको तो फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया आपने। वो होम मिनिस्ट्री से तो हटा दिया ना। आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बने, वो तो सारा चोर की जमात है ये आज की कैबिनेट, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है कोई फाइनेंस मिनिस्टर बने, कोई ऑयल मिनिस्टर बने। उसका तो अभी सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर्स रिजर्व्ड हैं, आने दीजिए ऑर्डर्स। और सर अब तो इसके चार चार्जेस हो गए हैं। एक तो उराना 2G, जिसमें ट्रायल कोर्ट की जज को गैर समझ के कारण वो छूट गया, माने उसने मान लिया कि राजा और चिदम्बरम ने, मैंने सिद्ध कर दी है कि दोनों ने मिलकर फैसला किया था। उसने ये कहा कि परंतु मैंने ये सिद्ध नहीं किया कि उसकी आपराधिक मंशा से किया। अब मर्डर में आपराधिक मंशा की आवश्यकता होती है, बलात्कार में हो सकती है, परंतु करप्शन एक्ट में कोई आपराधिक मंशा का सवाल ही नहीं है। और एक हाईकोर्ट का जजमेंट भी है। अब पता नहीं ये जज को ये कैसा नहीं पता लगा, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, बहस की, ऑर्डर्स रिजर्व हैं,
जज इन दिनों में स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, परंतु 27 तारीख से शुरू होगा, उस दिन के बाद आएगी। तो केस, पहला केस ये। दूसरा केस एयरसेल मैक्सिस डील, जो एक इंडियन कंपनी को मलेशियन कंपनी को बेचने के लिए मजबूर किया, वो डील आज सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर किया, परंतु सिर्फ मारन का नाम लिया। मैंने कहा चिदम्बरम का भी नाम जोड़िए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की उस समय फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में वो अध्यक्ष था और उसने उसकी अनुमति दी थी जब वो नाजायज था। तो उसका भी नाम रखने के लिए मेरा बहस सुप्रीम कोर्ट में 27 को होगी। और तीसरा है कि 42 युवकों को 25 साल पहले मीरठ के एक इलाका हाशिमपुरा इलाका में वहां के सशस्त्र पुलिस प्रोविंशियल कांस्टेबलरी पीएसी ने जाकर ट्रक से उस मोहल्ला से 42 लड़कों को उठा करके ले गए एक नहर के किनारे में 20 किलोमीटर दूर में, और फिर एक एक युवक को उतारा और गोली से उनको मारा। और ये चिदम्बरम का हुक्म पर हुआ। ये केस भी 30,000 में मैं दर्ज कर रहा हूं। चौथा, श्रीलंका में प्रभाकरन को श्रीलंका के फौज ने घेरने के बाद चिदम्बरम ने अपने दूत को भेजा और प्रभाकरन को कहा कि ये दस्तखत कर दो कि मैं पृथकवादी नहीं हूं और हम आपको हमारे बोट में, हमारी नेवी में आपको उठा के ले जाएंगे और सुरक्षित जगह में रखेंगे। ये एक आतंकवादी संगठन को मदद करना ये अपराध है। ये चौथा केस है जब मुझे टाइम मिलेगा। आसाम के बारे में ये बांग्लादेशियों ने किया है। पाकिस्तान के आईएसआई की दी हुई जाली नोट के आधार पर हमारे रुपए अधिकांश यानी 30% हमारी जो आज करेंसी है देश में सर्कुलेशन में, वो पाकिस्तान में छपी हुई है और वो उसके आधार पर है। देश में अराजकता फैलाने की उनकी इरादा है। जंग के मैदान में पाकिस्तान कभी जीत नहीं सकती, तो इसी तरीके से वो हमारे देश को कमजोर करनी चाहती है। बांग्लादेश को कहना चाहिए तुम्हारे बांग्लादेशियों को वापस ले जाओ, वरना जितना उसके अनुपात में जमीन है वो वापस हमें लौटा दो। यस, I am in the NDA. I am in the NDA. There is no proposal come so far. How I can say who to support? So am I also. So the question is, how can I say now, unless it becomes a part of the agenda item? Is it any proposal at all? There is no election also nearby. देखो, हम पत्रकार नहीं हैं जो अगर की बात करेंगे। हम तो तब कहेंगे जब मेरे सामने कुछ है। मेरे सामने तो कुछ है ही नहीं। नरेंद्र मोदी मेरा मित्र है। नरेंद्र मोदी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, उनके ऊपर आरोप सब झूठे हैं और मैं कहता हूं कि उसके आरोप जो लगी हुई है वो कुछ भी नहीं है। जो आप सिखों के साथ हुई है दिल्ली में, जो मीरठ में हाशिमपुरा का नरसंहार हुआ है, इस सबको देख लीजिए, उस पर कोई नहीं बात करता है। ऐसे उसका और सब चाहते हैं कि हम वो गोधरा में कितना 55 महिला और 59 महिलाओं और बच्चों की जला दी गई। वो तो सब जानते हैं कि किसने किया, वो तो वहां के जो आतंकवादी मुसलमानों ने किया। उसके बाद भूलना है मुझे। पर ये यहाँ कोई वो पुलिस थाना में अपना कोई मिनिस्टर को भेजा, ये कोई आया? ये तो मजाक हो गया है। Me, there is no question of my supporting. There is no question. There is no vote coming. कहाँ है वोट? जब वोट आने दीजिए तब पूछिए। किसने कहा? मुझे तो नहीं कहा।
अब आप अखबार में क्या छापते हैं मुझे कोई हिसाब ही नहीं है। कल मुझे किसी ने अखबार वालों ने पूछा कि अडवाणी ने कहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी नाइदर फ्रॉम बीजेपी नॉर फ्रॉम कांग्रेस। आप अडवाणी से सहमत है? मैंने कहा मैं तो अडवाणी से हर समय सहमत होता हूं, परंतु ये तो कहा नहीं उन्होंने। उन्होंने कहा कि अनेक संभावना में ये भी एक संभावना है। तो टीवी में स्क्रॉल क्या किया, स्वामी सपोर्ट्स अडवाणी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शुड नॉट बी फ्रॉम बीजेपी। इट इज ग्रोइंग एवरी डे। इट इज अभी इंडिया टुडे का पोल देख लो, जो अखबार जो मैगजीन हमारे पक्ष में नहीं है, वो भी कहता है हम आगे हैं। हाँ, वो कहाँ है? तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, आप उनको देख लीजिए। वो इंडिया टुडे के पोल में मोदी आगे हैं, उसमें से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो बहुत अच्छा, परंतु प्राइम मिनिस्टर तो जिसके पास ज्यादा एमपीज हैं वो बनेंगे, इंडिया टुडे के आधार पर नहीं बनेंगे। सर 2014 में किसकी सरकार आएगी? 2013 में ही इलेक्शन हो जाए तो किसकी सरकार आएगी? सरकार तो एनडीए की आ रही है, उसमें कोई मुझे दो आधार तो क्या है सर? आधार क्या है सर? इसका आधार क्या है? आधार है मैं पीएचडी हूं, ज्ञानी हूं, दुनिया के देश भर का भ्रमण करता हूं, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं। मैं सिर्फ सूरत में नहीं रहता हूं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉर्पोरेट स्कैम कर रही है, लेकिन उसके सामने आम आदमी के लिए जो जरूरी चीजें गैस, डीजल, पेट्रोल, तो उसके लिए कुछ न कुछ नए रिस्ट्रिक्शन ला रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो इस सरकार की दिवालियापन, विचारों का दिवालियापन दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज में जो दाम बढ़ रही है, ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर जाती है, ये सब काला धन के कारण है। ये इन्होंने एक गलत नीति अपनाई है कि फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये थोक बाजार में जाकर काला धन दे करके ले लेते हैं और कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा करके दाम बढ़ जाती है, फिर वो बेचते हैं। यही वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए वो स्टॉक मार्केट में भी कर रहे हैं, उनको ऊपर नीचे। ये सारा काला धन का सवाल है और मैं समझता हूं कि काला धन हट जाए तो ये हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी, स्थिर हो जाएगी और पूंजी भी बढ़ जाएगी, तो इसीलिए ग्रोथ रेट भी बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं, मैं कहता हूं उसमें नियंत्रण मुक्त करने में कोई इतराज नहीं है। टैक्सेस को कम करो। आज जो आपका पेट्रोल का दाम क्या है, 70 है, 72 या 2072, उसमें टैक्स कितना है? 40। गुजरात अकेला करेंगे तो फिर उसके लोग सोचेंगे कि जब सरकार से केंद्र करने के लिए तैयार नहीं है तो ये गुजरात के ऊपर क्यों आप बोझा डाल रहे हैं? गुजरात को भी एक साथ सब करें। मैं कहता हूं कि सेंट्रल कर दें तो गुजरात भी कर देगा। कितना दिया है? 2 रुपया, वो तो आपको आंख पहुंचने के लिए दिया है। ये कोई मैं 2 रुपया से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं नरेंद्र मोदी को कहता हूँ 2 रुपया कम कर दो। वो मैं नहीं जानता, मैं पता करता हूं, परंतु मैं आपको यही कहता हूं कि ये उसको जो फ्री मार्केट कर दिया है वो भी किया नहीं है, वो आपको ऐसे गुमराह करने के लिए बोल रहे हैं। ये ऑयल कंपनी सरकार के हाथ में है और किसी सरकारी ऑफिसर को हिम्मत है यदि सरकार कहे कि दाम मत बढ़ाओ, हाँ, तो इसीलिए वो ऐसे ही बोल देते हैं। यस सर। अच्छा, कांग्रेस वाले क्यों केस नहीं डाल रहे हैं?
सीएजी रिपोर्ट पर कांग्रेस आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कोई रेडियो कमेंटेटर है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं कि बॉल आया, वो सहवाग ने सिक्सर मार दिया। ये कोई काम है का पॉलिटिशियन का? सीएजी रिपोर्ट आई है, ऐसा है तो केस डालो, सीबीआई को लिख दो, केंद्र सरकार को लिख दो, मोदी को भी लिख दो कि आप इसका जवाब दीजिए। वो कुछ नहीं करते कांग्रेस वाले, भ्रष्टाचार के बारे में बोलने वाले महाभ्रष्ट लोग। क्या है ये? तो हास्यास्पद है। देश का इतिहास, कांग्रेस की ज्यादा सरकार, बाद में एनडीए बीजेपी की सरकार, बीच की जितनी भी सरकार आई, इंक्लूडिंग और जनता पार्टी, मोरारजी काका, चरण सिंह जी, विपिन सिंह जी, मोरारजी काका के कारण आज आपको बोलने की आजादी है, ये मत बोलना है। हम नहीं आते तो आप जेल में होते आज। ये कहना चाहता हूँ कि वो क्यों निष्फल रहे प्रयोग, कितने उनकी मुदत कितनी शॉर्ट की गई, ये प्रयोग क्यों सफल नहीं? अब पिछले बार नहीं हुआ तो आगे लंबा नहीं होगा, ऐसा नहीं मान सकते आप। वैसे एनडीए तो 6 साल रही ना, इसके अलावा क्यों? ये तो जैसे अवधि बढ़ेगी वैसे लंबा होते जाएगी। अब अगले एनडीए सरकार 30 साल रहेगी।